दिल्ली, जिसकी गद्दी पर राज करना तो हर कोई चाहता है। आज तक ना जाने कितनी पार्टियां बनी और कितनी टूट गईं, लेकिन दिल्ली की 70 विधानसभा का किला नहीं तोड़ पाई। एक समय था जब पूरे देश में कांग्रेस का राज एक तरफा चलता था। शायद यही वजह है कि आज भारत की डेमोक्रेसी भले ही मल्टी पार्टी सिस्टम से चलती हो, लेकिन भारत में आज भी सिंगल पार्टी डोमिनेंस देखा जाता है। साल 2012 में एक जवान दिल का बुजुर्ग व्यक्ति आंदोलन की नींव रखता है। नींव रखी जाती है दिल्ली के रामलीला मैदान में। अन्ना का नारा था, भ्रष्टाचार खत्म करो और देश को आगे बढ़ाओ। लेकिन उसी एंटी करप्शन मूवमेंट से निकलती है एक पार्टी जिसने कांग्रेस के 15 साल के राज्य को दिल्ली में पूरी तरह से खत्म कर दिया। चुनावी हवा से खत्म किया ही, लेकिन दिल्ली के मन से भी वो पार्टी देखते ही देखते कब उतर गई उसका कुछ पता नहीं चला। आज भी कांग्रेस के पास दिल्ली में एक भी विधायक नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है एक ऐसी वीडियो में जो दिखाएगी कि कैसे अन्ना आंदोलन से निकल के अरविंद केजरीवाल से अन्ना को गुरु बनाकर गुड़ खिला दिया। इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसा समय आया कि राजनीति कहीं न कहीं मैली लगने लगी। कांग्रेस की छतरी में बने यूपीए 2 गठबंधन में कई ऐसे करप्शन देखे गए जिसने 100 करोड़ से ज्यादा वाले इस देश को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम गुलाम ही ठीक हैं। 2G स्पेक्ट्रम, कैश फॉर वोट, कॉमनवेल्थ जैसे कई सारे स्कैम सरकार के डिमेरिट में शामिल हो गए। सरकार के खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था, जिसको लेकर अन्ना हजारे ने एंटी करप्शन मूवमेंट का रास्ता चुना और ये मूवमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटी तक सबने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। अन्ना हजारे के साथ इस मूवमेंट में कई सारे सोशल एक्टिविटीज भी शामिल थे और इन्हीं में से थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति जिसका राजनीति में कोई भी गॉडफादर नहीं था। गॉडफादर भले ही ना हो, लेकिन केजरीवाल का डेडिकेशन, डिजायर और पैशन ऐसा कि जिसे देखकर हर कोई हैरान। एक समय ऐसा आया कि न्यूज चैनल की प्राइम टाइम से लेकर अखबार के पहले पन्ने पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ही चर्चा होती थी, जिसमें केजरीवाल की यूएसपी रही है पढ़ा लिखा, बेबाक और IRS का टैग लगा हुआ नेता। शायद यही वजह है कि आज एंटी करप्शन से निकली एक पार्टी कैसे इतने कम समय में भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी और कांग्रेस के बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी 2 राज्य में सरकार है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का पूरा इतिहास विस्तार में। हु इज अरविंद केजरीवाल? दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के सिवानी में गोविंद राम केजरीवाल और गीता केजरीवाल के पहले बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। स्कूली पढ़ाई में केजरीवाल हमेशा टॉप किया करते थे। आगे चल के केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से टेक्निकल इंजीनियर की डिग्री हासिल की। केजरीवाल ने 2 बार सिविल सर्विसेज भी क्वालिफाई किया, लेकिन उनका चयन IAS में नहीं हो पाया। फिर आता है साल 1992 जब केजरीवाल ने IRS चुन लिया। इसी साल ट्रेनिंग के दौरान केजरीवाल की मुलाकात होती है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से। साल बदलते हैं और 2 साल बाद उनकी शादी भी हो जाती है। साल 1995 में अपनी IRS की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद केजरीवाल अपनी पहली पोस्टिंग एज एन असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर के तौर पर लेते हैं और दिल्ली आ जाते हैं। IAS केजरीवाल का सपना था, लेकिन उन्हें मिला IRS। अकाउंट से लेकर टैक्स की पूरी नॉलेज लेने के बाद कुछ ही सालों में केजरीवाल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सोशल एक्टिविस्ट बन गए। इसी दौरान केजरीवाल की मुलाकात होती है मनीष सिसोदिया से, जो आज केजरीवाल के सबसे करीबी और खास माने जाते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट का तो ये भी कहना है कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल की जेरोक्स कॉपी है। हाउ आम आदमी पार्टी बॉर्न? केंद्र में यूपीए समर्थित सरकार थी और राजधानी दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में भी पिछले 13 सालों से कांग्रेस की ही सरकार थी। अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट वाले आंदोलन में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दों में से एक था लोकपाल बिल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लोकपाल बिल किस चिड़िया का नाम है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वो चिड़िया है जिसने कांग्रेस को पानी पिला दिया। आपको बता दें कि लोकपाल का मतलब एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी जिसके पास ये पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन पर लगने वाले करप्शन चार्जेस को बिना किसी प्रेशर के इन्वेस्टिगेट कर पाए। इस लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे राजधानी दिल्ली में आंदोलन पर बैठ जाते हैं। अन्ना हजारे के साथ साथ चल रहे होते हैं अरविंद केजरीवाल। सरकार से अपनी मांग पूरी करवाने के लिए अन्ना हजारे आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद उस समय की मनमोहन सिंह सरकार प्रेशर में आ जाती है और लोकपाल बिल के लिए हामी भर देती है। लेकिन साल 2012 में सरकार अपने वादे से पलट जाती है, जिसके बाद ग्रैंड एंट्री होती है अरविंद केजरीवाल की। इससे पहले की आंदोलन में अन्ना हजारे के पीछे पीछे चलने वाले केजरीवाल अब फुल चौड़ में फ्रंट फुट पर होते हैं। केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ललकारते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। इस आंदोलन के विरोध में लोगों का कहना होता है कि भला तुम तो किसी पार्टी में नहीं हो, फिर भला कैसे किसी भी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हो? क्या तुमने उस पार्टी के कार्यकाल को इंटरनली देखा है? और जब ये सवाल अरविंद केजरीवाल पर उठने लगे तब कहीं ना कहीं केजरीवाल की गन उनके खिलाफ ही बैकफायर करते हुए नजर आने लगी। फिर क्या केजरीवाल को जनता सजेस्ट करने लगी कि अगर आपको भ्रष्टाचार के लिए लड़ना है और देश के लिए कुछ करना है तो आप राजनीति में आइए। ऐसे में साल 2012 में गांधी जयंती वाले दिन अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ साथी जो आजकल उनके खिलाफ बयानबाजी करते और उन पर कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना
स्थापना की, द राइज ऑफ अरविंद केजरीवाल। फिर आता है साल 2013। इसी साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं। ऐसे में राजनीति के मैदान में उतरी नई टीम यानी आम आदमी पार्टी के सामने काफी मुश्किलें, क्योंकि उन्हें उस समय कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित को टक्कर देनी थी। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकाली पार्टी ने शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप लगाए। 360 डिग्री से दिल्ली की राजनीति को देखने वाले अरविंद केजरीवाल तो उस समय 360 पन्नों की एक रिपोर्ट लेकर घूमते थे, जिसमें शीला दीक्षित और कांग्रेस के काले चिट्ठे थे। लेकिन दिल्ली की जनता के दिल में अभी भी शीला दीक्षित ही थी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के पास उस चुनाव में हार्ड चॉइस थी कि आखिर वो किसे चुने। इन सब के बीच एक फैक्टर और सामने निकल कर आता है और वो है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि एक दशक ज्यादा से दिल्ली में कांग्रेस का ही राज था। ऐसे में पूरी दिल्ली ने देख रखा था कि अन्ना आंदोलन में केजरीवाल किस तरह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी आवाज के चलते लोगों ने उन पर विश्वास किया और साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आउट कर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मौका दिया गया। हालांकि पूर्ण सत्ता किसी को नहीं मिली और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 34 बीजेपी के पास गई, 28 सीटें आम आदमी पार्टी को और महज 8 सीटें कांग्रेस को मिली। सरकार बनने के लिए 36 सीटों की जरूरत थी, तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया। लेकिन सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई और 50 दिन के अंदर ही केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल ने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि कांग्रेस का भ्रष्टाचार ही था जो उनको यहाँ तक लेकर आया था। ऐसे में अब वो कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं चलाना चाहते थे, क्योंकि पूर्ण बहुमत किसी के पास नहीं थी। अब अरविंद केजरीवाल का ये सबसे क्लीन और परफेक्ट मूव में से एक था, क्योंकि बहुमत किसी के पास थी नहीं और कल को अगर कांग्रेस समर्थन छोड़ देती तो भी सरकार गिरती। ऐसे में जब केजरीवाल ने सरकार गिराई तो इससे दिल्ली की जनता में एक पॉजिटिव मैसेज के साथ साथ इमोशनल अपील भी गई। दोबारा इलेक्शन हुआ और इस बार दिल्ली में वो हुआ जो आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ था। जी हाँ, राजनीति की दुनिया में केजरीवाल ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के नाम कर ली और महज 3 सीट बीजेपी के हाथ लगी। यानी केजरीवाल का इफेक्ट ऐसा दिखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार 95% के सक्सेस रेट से बनती है और दिल्ली की सत्ता और दिल्ली के दिल पर राज करने वाली कांग्रेस का हाल कुछ इस कदर बेहाल हुआ कि 15 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस का इस बार खाता तक नहीं खुला। अरविंद केजरीवाल एलिगेशन ऑन फॉर्मर दिल्ली सीएम शीला दीक्षित। साल 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस नेता और दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित पर कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल केजरीवाल का कहना था कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार का भंडार है, हर एक चीज में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करती है। केजरीवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बड़े पैमाने पर घोटाले हुए और शीला दीक्षित की सरकार का इसमें पूरा हाथ था। उन्होंने कहा कि खेलों के आयोजन में ठेके बांटने को लेकर घोटाला हुआ और परियोजनाओं की लागत जानबूझकर बढ़ाई गई। यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली में पानी और बिजली को लेकर भी केजरीवाल ने शीला दीक्षित को नहीं छोड़ा। गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि शीला दीक्षित की सरकार ने बिजली कंपनियों के साथ मिलीभगत की, जिससे बिजली के दाम बेवजह बढ़ गए। उन्होंने बिजली मीटरों में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जनता को जानबूझकर ज्यादा बिल दिए जा रहे हैं। खराब पानी को लेकर भी केजरीवाल ने शीला दीक्षित सरकार को जमकर कोसा। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए, जनता ने उन सब पर आंख बंद कर भरोसा किया। शायद यही वजह थी कि चुनाव के रिजल्ट्स ने सबको चौंका कर रख दिया था। केजरीवाल की बनी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए और 15 साल की नींव को उखाड़ कर फेंक दिया। प्रॉब्लम फेस बाय अरविंद केजरीवाल आफ्टर बिकेम दिल्ली सीएम फॉर द फर्स्ट टाइम। जब साल 2013 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली में एक बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाई तो उनके सामने कई प्रॉब्लम्स थी जिन पर उनको काफी ज्यादा काम करना था। भ्रष्टाचार से निकली आम आदमी पार्टी पर जनता ने बहुत भरोसा किया था। जनता ने उन्हें बदलाव के रूप में देखा और अरविंद केजरीवाल को गेम चेंजर समझा। सभी लोगों ने यह मान लिया कि सिर्फ एक ही आदमी है जो दिल्ली को बदल सकता है और वो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल। सरकार बनने के बाद लोगों को तुरंत सुधार और राहत की उम्मीद थी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया था। दिल्ली चुनाव में बिजली एक अहम मुद्दा था और अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को अच्छे से भुनाया। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली वालों से वादा किया था कि उनकी सरकार आते ही दिल्ली में बिजली के दाम कम हो जाएंगे। ऐसे में सरकार बनने के बाद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बिजली के दामों को ज्यादा से ज्यादा कम करने की। भ्रष्टाचार से निकली पार्टी आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि दिल्ली में उनकी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार खत्म कर देगी। जन लोकपाल विधेयक को दिल्ली में लागू करना और जनता के बीच जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना। साल 2012
2012 में निर्भया कांड के बाद दिल्ली में महिला सुरक्षा काफी बड़ा मुद्दा था। केजरीवाल ने वादा किया कि उनकी सरकार इस बात का खास ध्यान रखेगी कि दिल्ली में महिला सुरक्षा रहे और कहीं भी कभी भी आ जा सके। कांग्रेस को हराकर दिल्ली की सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी नहीं थी और उनके नेताओं को राजनीति की ट्रिग्नोमेट्री का भी ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन केजरीवाल की सरकार ने कई वादों पर काम किया और दिल्ली की जनता को फ्री बिजली, पानी, अच्छी शिक्षा देने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार ने अपना पहला सफल कार्यकाल पूरा किया तो जनता उनके कामों से खुश थी। यहाँ तक कि लोग अरविंद केजरीवाल को मोदी से भी कंपेयर करने लगे थे। किसी भी नई पार्टी के लिए इतना सब कुछ दिखाना आसान नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह काम बाखूबी किया। पार्टी की रिपोर्ट जनता में ओके रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर कई बार रेवड़ी बांटने और यमुना साफ न कराने के आरोप लगे। 10 जनवरी साल 2017 में आज तक की वेबसाइट पर एक आर्टिकल रिलीज होता है जिसमें अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को काफी मोटा फायदा करवाया। आरोप एक एनजीओ द्वारा लगाया जाता है और आरोप लगाने वाले का नाम होता है राहुल शर्मा। ऐसा पहली बार नहीं था कि जब केजरीवाल को इन आरोपों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके पुराने साथियों ने भी उन पर धोखाधड़ी से लेकर अन्ना हजारे का नाम इस्तेमाल करके सरकार बनाने के आरोप लगाए। डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा जो केजरीवाल के पुराने साथी रहे हैं और अब 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनके ही खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल की सरकार अनअकाउंटेबल है। दिल्ली की जनता को लेकर उन्होंने इसकी डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बनवाई है जिसका नाम ट्रांसपेरेंसी है। अरविंद केजरीवाल एंड देयर सो कॉल्ड फ्रीबीज। दिल्ली की मिक्स पॉपुलेशन को केजरीवाल काफी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उन्हें पता है कि दिल्ली की जनता को क्या चाहिए और क्यों चाहिए। केजरीवाल और उनकी स्कीम्स पूरे भारत में मशहूर हैं। आप और हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में कई मुफ्त सेवाएं प्रदान की है, जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन और यहाँ तक कि सरकार मोहल्ला क्लिनिक्स में मुफ्त इलाज भी। इन सेवाओं का ऑब्जेक्टिव केजरीवाल के हिसाब से दिल्ली वासियों को राहत प्रदान करना है, लेकिन इन सेवाओं को अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये सेवाएं वोट बटोरने की मशीन लगती है जो चुनाव प्रचार में चालू कर दी जाती है। लेकिन जब भी केजरीवाल से इन फ्रीबीज पर सवाल पूछे तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं जादूगर हूँ, अकाउंट्स मेरी मुट्ठी में है। लेकिन वहीं अगर नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो डाटा हैरान कर देगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक जल बोर्ड को हर साल 1200 करोड़ का घाटा हो रहा है। घाटा अकेला जल बोर्ड को ही नहीं हो रहा बल्कि बिजली विभाग जैसे कई विभाग जो इस समय दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है वो सब परेशान बैठे हैं। माना कि जनता को सुख सुविधा पहुंचाना सरकार का काम है, लेकिन सुख सुविधा के नाम पर पूरी दिल्ली में सब कुछ फ्री देना भला किसी सरकार का नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल का काम है। चलिए अब फ्रीबीज छोड़िए, हम बढ़ते हैं यमुना की सफाई की तरफ। अब जब हम सबने दिल्ली की यमुना की हालत देखी है तो जैसे ही दिल्ली चुनाव में यमुना का मुद्दा उठने लगा वैसे ही अरविंद केजरीवाल का कबूलनामा भी सामने आ गया। केजरीवाल समझ चुके थे कि अब जनता के मन में साफ पानी और यमुना की सफाई का मुद्दा तेजी से आग पकड़ रहा है। तो फिर क्या केजरी साहब ने व्हाइट फ्लैग लहराते हुए खुद ही हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने खुद माना है कि उन्होंने 3 वादे दिल्ली की जनता से किए थे जिससे वो पूरा नहीं कर सके हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैंने कहा था कि यमुना साफ करूंगा लेकिन मैं इसे साफ नहीं कर पाया। मैंने कहा था कि मैं हर घर में साफ पीने के पानी की व्यवस्था करूंगा लेकिन वो अभी पूरा नहीं हो सका। केजरीवाल ने बताया कि तीसरी चीज मैंने कहा था दिल्ली की सड़कों को हम शानदार यूरोपियन स्टैंडर्ड की बनाएंगे लेकिन उनमें काफी काम पूरा हो चुका है। अगर यकीन नहीं है तो आप खुद ही सुन लीजिए। 24 घंटे पानी भी देंगे, 2100 रुपए भी देंगे, संजीवनी योजना भी देंगे। ये जो कह रहे हैं ना केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद ये तो साबित हो गया कि केजरीवाल के पास राजनीति के साथ साथ पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज भी काफी अच्छी हैं। अब अगर स्ट्रेटजी की बात आ ही गई है तो केजरीवाल की क्रिएटिव पॉलिटिकल मार्केटिंग पर भी जरा नजर डालते हैं। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति में लेटर पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी। पहले उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा और उनसे भाजपा को लेकर कुछ सवाल पूछे। सवाल भी ऐसे हैं जिनका जवाब शायद मोहन भागवत भी ना दे पाए। भैया उन्होंने तो बीजेपी के सरकार और टॉप नॉच लीडर प्रवेश वर्मा का वोट फॉर मनी वाला मामला उठा लिया और मोहन भागवत से सीधा पूछा कि क्या आरएसएस भाजपा की वोट फॉर मनी वाली राजनीति की निंदा करती है या फिर नहीं। इस एक लेटर के बाद ही दिल्ली की पूरी राजनीति हिल गई। बीजेपी वाले भी सोच रहे होंगे कि हेडमास्टर यानी मोहन भागवत को पत्र क्यों लिख दिया। अब बंद कमरे में हेडमास्टर साहब हमें खूब सुनाएंगे। खैर पत्रों का सिलसिला यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिख डाला। पत्र में उन्होंने जिस तरह से दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए मदद मांगी
वो काफी अनोखा और ब्रिलियंट मूव था, क्योंकि अब अगर बीजेपी इसे डिनाई करती है तो उनके पास पूरा मौका रहेगा बीजेपी को क्रिटिसाइज करने का, और अगर उनकी बात मानी जाती है और तब भी उनकी ही वाही होगी, क्योंकि फिर केजरीवाल कहेंगे कि देखो मैंने मोदी से बात मनवा ली, जिससे अब लाखों दिल्ली के छात्रों का भला होगा। केजरीवाल टर्म 2015 से 2020। केजरीवाल पर भले ही कई आरोप लगते हों, चाहे वो घोटालों को लेकर हो या फिर भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन अगर उनके पहले टर्म पर नजर डालें तो उनका रिपोर्ट कार्ड बताता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जैसे ही अपने 5 साल पूरे किए, वैसे ही पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगी उनकी स्कीम्स की। आपको बता दें कि 2015 से पहले केजरीवाल ने कई वादे किए। वादे थे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, प्रदूषण और शासन और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर। अगर सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करें तो पता चलता है कि केजरीवाल सरकार ने 3 टायर वाला हेल्थ मॉडल तैयार किया था। पहला मोहल्ला क्लिनिक, दूसरा पॉलीक्लिनिक, तीसरा हॉस्पिटल। आपको बता दें कि केजरीवाल ने अपने 2015 वाले मैनिफेस्टो में कहा था कि दिल्ली के लोगों की बुनियादी स्वास्थ्य जरूरतें मोहल्ला क्लिनिक में पूरी की जाएंगी। यहाँ 100 से अधिक आवश्यक दवाइयाँ और 200 से अधिक जांचें मुफ्त में उपलब्ध हैं, जिनके लिए पहले लोगों को निजी अस्पतालों में घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। यदि इससे भी बड़ी समस्या है तो इसके लिए पॉलीक्लिनिक और अस्पताल है। जीवन रक्षा सर्जरी अस्पतालों में की जाती है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक और 125 पॉलीक्लिनिक स्थापित किए जाएंगे, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो केवल 450 मोहल्ला क्लिनिक और 25 पॉलीक्लिनिक ही बन पाए, जिसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि जमीन को लेकर कुछ दिक्कत चल रही थी और दिल्ली सरकार और एलजी के बीच विवाद था। अब भले ही केजरीवाल अपने इस वादे में थोड़ा सा चूक गए हो, लेकिन उनका यह मॉडल इतना सक्सेसफुल रहा कि मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में इन्हें अपनाने की सोची। यानी स्वास्थ्य के मामले में तो केजरीवाल फुल फ्लेज पास हो गए। अब अगर हम पानी के मुद्दे की बात करें तो 2015 के घोषणा पत्र में ये वादा किया गया कि हर परिवार को 20,000 लीटर मुफ्त पानी हर महीने दिया जाएगा, और उन्होंने इसे पूरा भी किया। इसके चलते ही दिल्ली में 13 लाख घरों का पानी का बिल शून्य हुआ। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का भी वादा था, लेकिन 2019 के मार्च तक केवल 7 झुग्गी झोपड़ियों को ही पाइपलाइन से जोड़ा जा सका। यानी इस वादे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पीछे रहे थे। लेकिन इन सब के अलावा अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा आता है और वो है शिक्षा का, क्योंकि अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो कहीं ना कहीं देश की और किसी भी राज्य की बेसिक प्रॉब्लम्स तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा के मामले में दिल्ली सरकार ने अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी के रूप में इसे रखा और इसका प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से किया। दिल्ली के स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दी गई वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं थी। साल 2015 से 2020 के बीच में 54 मॉडल स्कूल बनाए गए और 20,000 नई कक्षाएं बनाई गई। हालांकि घोषणा पत्र में 500 नए स्कूल बनाने का वादा था, लेकिन ये वादा भी केजरीवाल का जमीन की अलॉटमेंट वाली समस्या के कारण पूरा नहीं हो पाया। लेकिन 20,000 कक्षाओं का निर्माण इस वादे को पूरा करता है कि केजरीवाल का यह मॉडल इतना ज्यादा कामयाब रहा कि महाराष्ट्र ने भी इसकी तारीफ की। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केजरीवाल ने इस मार्शल की योजना को पूरा किया और 2015 से साल 2020 में मोहल्ला मार्शल्स को तैनात करने का वादा पूरा किया। लेकिन 2025 के चुनावों में केजरीवाल के दावे उलट पड़ गए और दिल्ली की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी, जिसने अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में पहले 2 चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की थी, इस बार कई कठिन चुनौतियों का सामना कर रही थी, जिसमें शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों ने तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की नींद उड़ा रखी थी, जिससे उनकी छवि को काफी नुकसान भी पहुंचा। सोचिए, जिस पार्टी ने ईमानदारी और पारदर्शिता के नाम पर राजनीति शुरू की हो और उसी पार्टी के टॉप नॉच नेताओं के नाम पर ईडी, सीबीआई के पर्चे हों, उस पार्टी पर जनता भला कैसे भरोसा कर सकती है। यहाँ तक कि भाजपा ने इस बार के चुनावों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे मजबूत कैंडिडेट यानी प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है और उन्होंने ये बाजी मार दी है। आतिशी को छोड़ दिया जाए तो 2025 के विधानसभा चुनावों में आपके कई बड़े दिग्गज नेता को हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है वो है आपके मिडिल क्लास वोटर का भाजपा की तरफ खिसकना। यानी पिछले चुनावों में जो मिडिल क्लास वोटर आप पर भरोसा दिखा, इस बार उसने भाजपा पर भरोसा दिखाया और नतीजा आपके सामने है। भाजपा ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। इसके अलावा आपकी इस हार में कांग्रेस का भी बड़ा रोल माना जा रहा है, क्योंकि आपके कई विधायक जैसे मनीष सिसोदिया 600 वोट के बेहद ही कम मार्जिन से हारे। अब देखना ये होगा कि इस हार के बाद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की पॉलिटिक्स क्या होगी। क्या आम आदमी पार्टी टूट जाएगी या फिर अरविंद केजरीवाल फिर से बाउंस बैक करेंगे? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।